हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एक्सीलेटर। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर कंसेप्ट को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब हमारी नेशनल इनकम में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने की वजह से कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। अगर हम बात करें इनकम में बढ़ोतरी की, तो जब हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ती है तो इससे हमारी इकोनॉमी में वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है। वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने की वजह से एक प्रोड्यूसर ज़्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित होता है। उत्पादन ज़्यादा करने के लिए उसे उत्पादन के साधनों की अधिक आवश्यकता होती है। जब इकोनॉमी में इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ी। मांग क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ी है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा काम पे लगाने पड़ेंगे। एक उत्पादक जब उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ाता है, तब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से इनकम में कितने गुना वृद्धि हुई, ये था हमारा मल्टीप्लायर कंसेप्ट। और अब इनकम में वृद्धि होने से इन्वेस्टमेंट में कितनी वृद्धि हुई, ये हमारा है एक्सीलेटर कंसेप्ट। मीन्स इन्वेस्टमेंट गुड्स इंडस्ट्रीज़ में वृद्धि हुई है। किसकी वजह से? कंजप्शन गुड्स इंडस्ट्रीज़ में वृद्धि की वजह से। एक्सीलेटर कंसेप्ट सबसे पहले टी.एन. कार्वर ने 1903 में दिया था। इसके बाद अफलातियन, बैकरडाइक ने भिन्न भिन्न अपने सुझाव दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें अच्छी प्रकार से व्याख्या की, तो जे.एम. क्लार्क ने 1917 में एक्सीलेटर कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने एक्सीलेटर कंसेप्ट को फर्दर डेवलप किया है भिन्न भिन्न थ्योरीज़ में, जैसे कि हेरड, सोलो, सैमुअल्सन, हिग्स। अगर हम बात करें हिग्स और सैमुअल्सन की, तो इन्होंने ट्रेड साइकिल थ्योरी में मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर कंसेप्ट का यूज किया है। किस प्रकार हमारी इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल हैं वो मल्टीप्लायर एक्सीलेटर की वजह से आते हैं। एक्सीलेटर थ्योरी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? कैपिटल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। कंज्यूमर गुड्स मीन्स वस्तु और सेवाएं। वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने से जो हमारी कैपिटल गुड्स हैं, जो हमारी मशीनरी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी मांग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्सीलेटर जो कंसेप्ट है, तवरक का जो सिद्धांत है, वो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, एक्सीलेटर इज एज डिफाइंड द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू द चेंज इन कंजप्शन डिमांड। V यहाँ पर हमारा है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई चेंज इन कंजप्शन, कि हमारे कंजप्शन में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। कंजप्शन मीन्स हमारी इनकम, इनकम में चेंज होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। या फिर हम कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड में कितना चेंज हुआ। According to Hicks, accelerator is the ratio of change in investment to the change in the level of output. इनकम में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में कितने गुना चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू हिक्स हमारा एक्सीलेटर होता है। अब हमारे सामने है कि एक्सीलेटर कंसेप्ट के बेसिक अजम्पशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली अजम्पशन है
कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ में किसी प्रकार की एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको ज़्यादा कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स इंडस्ट्री में, मशीन्स में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। किसी प्रकार की कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा है कैपिटल आउटपुट रेशो हमारी कैसी है? कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा एक्सीलेटर डिपेंड करता है कैपिटल आउटपुट रेशो के ऊपर। जिस प्रकार हमारा मल्टीप्लायर डिपेंड करता था एमपीसी के ऊपर, उसी प्रकार हमारा एक्सीलेटर डिपेंड करता है कैपिटल आउटपुट रेशो के ऊपर। थर्ड अजम्पशन हमारी है देयर इज़ परमानेंट चेंज इन कंजप्शन डिमांड। हमारा जो कंजप्शन डिमांड है, हमारी जो डिमांड बढ़ी है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो परमानेंट बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार डिमांड बढ़ी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिमांड बढ़ी लेकिन बाद में डिमांड नहीं बढ़ी। डिमांड हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी एक प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है देयर शुड बी एक्सेस कैपेसिटी इन कैपिटल गुड्स। जैसे ही हमारी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ी है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए हमें जो मशीन चाहिए हैं, हमें जो कैपिटल गुड्स चाहिए हैं, वो हमें अवेलेबल हो जाती हैं, यानी उनकी एक्सेस कैपेसिटी मौजूद है, वो प्रोडक्शन हो सकता है उनका। यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं, कंज्यूमर गुड्स में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कैपिटल गुड्स में एक्सेस कैपेसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर शुड बी इलास्टिक सप्लाई ऑफ चीप क्रेडिट। चीप क्रेडिट मीन्स सस्ती दरों के ऊपर लोन प्रोवाइड हो जाता है। देयर शुड बी इलास्टिक सप्लाई मीन्स जैसे ही हमारे प्रोड्यूसर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उसे सस्ती दरों के ऊपर लोन मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज शुड बी इलास्टिक सो दैट द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कैन बी इंक्रीज्ड ईजिली। जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनकी सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए। मीन्स जैसे ही हमारी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ी, वैसे ही हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा काम पे लगा सकें। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न हमारी इकोनॉमी में काम करता है। कांस्टेंट रिटर्न मीन जितने गुना हम लेबर कैपिटल बढ़ाएंगे उतने ही गुना हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा, उतने गुना हमारा प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है। अब है हमारे सामने मॉडल ऑफ एक्सीलेटर। INT इज इक्वल टू V YT माइनस YT माइनस 1। INT ये हमारा है नेट इन्वेस्टमेंट एट पीरियड ऑफ T मीन्स करंट ईयर, T+1 मीन्स नेक्स्ट ईयर, T-1 इज प्रीवियस ईयर, T मीन्स करंट ईयर। V है हमारा एक्सीलेटर, YT हमारा क्या है? T टाइम पीरियड में हमारा आउटपुट, यानी कि प्रेजेंट ईयर में हमारा आउटपुट। YT-1 मीन्स प्रीवियस ईयर में हमारा आउटपुट। तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हुआ? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सीलेटर ब्रैकेट में इस साल का आउटपुट माइनस में पिछले साल का आउटपुट। IGT इक्वल टू INT प्लस में D। IGT हमारा है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में डेप्रिसिएशन। अगर हमें नेट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट। इन स्टैटिक कंसेप्ट V इज इक्वल टू KT डिवाइड बाई YT इक्वल टू COR। COR हमारा यहाँ पर है कैपिटल आउटपुट रेशो। KT यहाँ पर हमारा है कैपिटल स्टॉक एट पीरियड ऑफ टाइम T, यानी प्रेजेंट ईयर में हमारा कितना कैपिटल स्टॉक है। YT है हमारा आउटपुट एट पीरियड T, यानी कि प्रेजेंट ईयर में हमारा कितना आउटपुट है।
तो हमारा वैल्यू ऑफ एक्सीलेटर किसके बराबर होगा, के टी डिवाइड बाई वाई टी। अगर हमें कैपिटल स्ट्रोक में चेंज को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, के टी इज इक्वल टू वी वाई टी। वी है हमारा यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्सीलेटर, वाई टी हमारा है आउटपुट एट टाइम पीरियड टी। अब है हमारे सामने वर्किंग ऑफ एक्सीलेटर, किस प्रकार एक्सीलेटर हमारी इकोनॉमी में काम करता है। हम मान के चले हैं कि हमारा जो v है, v की वैल्यू यहाँ पर हमारे लिए 3 है और जो हमारा डेप्रीशिएशन है वो हमारा 20% है। t यहाँ पर टाइम पीरियड है, आउटपुट यानी कि वाई टी, कैपिटल यानी कि हमें कैपिटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट हम आउटपुट मल्टीप्लाई बाई जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है v है उसको हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। डेप्रीशिएशन हमारा यहाँ पर है 20%। नेक्स्ट कॉलम हमारा है INT यानी कि हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, YT माइनस YT माइनस 1 यानी प्रेजेंट ईयर की इनकम में से हम पास्ट ईयर की इनकम लेस कर देंगे। लास्ट कॉलम हमारा है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, LGT इज इक्वल टू LNT प्लस में R यहाँ पर हमारा डेप्रीशिएशन है। सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारा टाइम पीरियड 1 में हमारे जो आउटपुट की डिमांड है वो 500 है, तो हमें 500 उत्पादन करने के लिए, 500 वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, आउटपुट इनटू में हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो हमारी है 3 के बराबर, तो 500 गुणा में 3 इक्वल टू 1500 रुपये हमें कैपिटल चाहिए है। अगर हमारे नेक्स्ट ईयर हमारी जो डिमांड है वो बढ़ के 510 हो जाए तो हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, 510 गुना 3 1530। जबकि जो हमारा प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर के ऊपर हमारा 20% डेप्रीशिएशन लग गया है। 1500 का 20% हमारा हो गया 300। 300 हमारा डेप्रीशिएशन है और हमारी नेट जो हमारा आउटपुट है उसमें कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 1530 माइनस में 1500, 30 रुपये हमें ज़्यादा चाहिए पिछले साल की तुलना में। तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ हमारा 30 का। ग्रोस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस में हमारा डेप्रीशिएशन, तो हमारा 300 प्लस में 30, हमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट इस साल कितना करना पड़ेगा, 330। इसी प्रकार मान के चलो बेटा, अगर हमारा टाइम पीरियड 3 में हमारा जो आउटपुट की डिमांड है वो बढ़कर 510 से बढ़कर 525 हो जाए, तब हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, 525 गुणा में 3 1575। 1575 रुपये तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल कितनी है 1530, लेकिन उसका 20% यानी कि 306 रुपये हमारा हो गया डेप्रीशिएशन। नेट वृद्धि कितनी हुई है 15 वस्तुओं की मांग की, मीन्स 15 थी 45 की, तो 45 प्लस में 306, 351 रुपये की हमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस प्रकार जैसे जैसे हमारी वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी होती जाएगी वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी में ग्रोस इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब कभी भी अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से हमारी मांग कम हो जाएगी, जैसे कि टाइम पीरियड 7 में है 575 से मांग कम होकर 560 हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में जब डिमांड कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर की सामने जो हमारी लाभ की उम्मीद है वो भी कम हो जाती है। लाभ की उम्मीद कम होने से वो क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारी टाइम पीरियड 7 में हमारा जो वस्तुओं की मांग है 575 से कम होकर 560 हुई, तो अब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 560 गुणा में 3, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशो हम कांस्टेंट मान के चले हैं और किसके बराबर मान के चले हैं, 3 के बराबर। तो 560 गुणा 3 1680 रुपये हमें चाहिए हैं उत्पादन करने के लिए। हमारे पास हैं कितने 1725 पहले, लेकिन 1725 पे 20% क्या लग गया, डेप्रीशिएशन 345। तो बेटा 345 हमारा डेप्रीशिएशन है, जबकि हमारी मांग कितने की कम हुई है, मांग कम हुई है 575 से कम होकर 560, मीन्स 15 वस्तुओं की मांग कम हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 × 45 हम इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी वस्तुओं की मांग कम हुई है। हमारा डेप्रीशिएशन था 345 का,
हमने नेट इन्वेस्टमेंट में कमी कर दी 45 की। 45 की कमी क्यों की? क्योंकि हमारी वस्तुओं की मांग कम हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे? केवल 300 का। इस प्रकार जैसे जैसे हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर हमारी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे जैसे वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे ही हमारी वस्तुओं की मांग कांस्टेंट हुई हमारा नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, और जैसे ही हमारी वस्तुओं की मांग कम हो गई है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा बीटा है, बीटा यहाँ पर हमारा है एक्सीलेटर कोफिशिएंट, कि हमारा जो एक्सीलेटर कोफिशिएंट किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय चेंज इन कंजप्शन। कंजप्शन में चेंज होने की वजह से, हमारी डिमांड में चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। मानकर चलो अगर हमारी कंजप्शन में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है तो हमारी 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होने से कंजप्शन में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाए तब हमारा एक्सीलेटर का वैल्यू किसके बराबर होगी? चेंज इन आई डिवाइड बाई चेंज इन सी, 100/50 इक्वल टू 2। तो हमारा जो एक्सीलेटर है उसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी जब हमारी इनकम है, जो हमारी डिमांड है केवल 50 की बढ़ी थी, लेकिन 50 की डिमांड बढ़ने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी है? दुगनी बढ़ी है, 100 के बराबर बढ़ी है। तो ये हमारा होता है एक्सीलेटर कंसेप्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ फॉर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ने से हमारी कैपिटल गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। द एक्सीलेटर प्रिंसिपल एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ए चेंज इन डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स लीड टू ए चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। मीन्स हमारी कंजप्शन गुड्स की डिमांड में वृद्धि होने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड में वृद्धि होती है।